बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि भाग 3 का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे संस्कृत में व्याकरण का। तो यहाँ पर पहले पाठ में भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बताया गया है। तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भी निकली है, तो इसलिए जो है हिंदी का व्याकरण जो है परिभाषा बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे भाषा क्या है। तो यहाँ शुरू में दिया है मधुकर। हे हरीश, त्वं ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छः। हे हरीश, तुम ग्रीष्मावकाश में कहाँ जाओगे। हरीश, हे मधुकर, अहम अनुजेन सह मातुलस्य गृहम अगच्छम। मैं हरीश के साथ हे मधुकर, मैं अनुजेन सह छोटे भाई के साथ मामा के घर जाऊंगा। तो समझो, अब यहाँ पे ऊपरी लिखित उदाहरण में दो मित्र परस्पर बातचीत के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। मन के विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो बोलकर या अपनी विचार को बताना है तो लिखकर भी प्रकट किया जाता है। तो भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बोलकर तथा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझ सकता है। तो इस तरह से भाषा जो है वो मौखिक रूप से और लिखित रूप से होती है, और इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, बोलना और लिखना, इन दोनों के आधार पर। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा के जो है दो भेद होते हैं। भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन है, और भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित। मौखिक और लिखित ये जो है दो भाषा के रूप होते हैं। और मौखिक भाषा जब हम बोलकर दूसरों के विचार प्रकट करते हैं, दूसरों पर विचार प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। दूसरा बोलता है और हम सुनते हैं, तो इस तरह से हम दूसरे के विचार को समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे कहानी सुनाना, मौखिक भाषा का उदाहरण है कहानी सुनाना। टेलीफोन से बात करना, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। और लिखित भाषा का उदाहरण होता है जैसे पत्र लिखना। किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे पढ़कर दूसरे के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। और पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। लिखित भाषा का उदाहरण हो गया पत्र लिखना। तो लिखने का कार्य जो है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और इस तरह से भाषा के दो भेद हो गए। अब है लिपि। लिपि जो है ध्वनि चिन्हों के, किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। तो ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित स्वरूप को लिपि कहते हैं। और अगर लिपि नहीं होगी तो हम भाषा को व्यवस्थित ढंग से नहीं लिख पाएंगे, तो लिपि का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे संस्कृत की लिपि है। संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी। तो लिपि जो है वो ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित स्वरूप को कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। और भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाने वाली भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हम लोग व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण जो है वो हमें सिखाता है शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना। जैसे कि एक शब्द लिखना है, हम लोग यहाँ व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग लिपि के बारे में पढ़े थे, इससे पहले भाषा, अब व्याकरण। अब जैसे कि यहाँ पर भविष्य लिखना है,
तो भविष्य हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो ये गलत है। यहाँ पे इसकी जगह पर हम लोग ये गलत है। भविष्य जो है इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सही है भविष्य। तो शब्दों को, भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना हमें व्याकरण ही सिखाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर व्याकरण हमें पढ़ना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। और दूसरे शब्दों में शब्दों की बनावट, रचना व उनके प्रयोग की विधि व्याकरण ही सिखाता है। तो भाषा को बोलने व लिखने में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इनको दूर करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। शब्दों की शुद्ध वर्तनी तथा वाक्यों की त्रुटि रहित रचना करना व्याकरण ही सिखाता है। जैसे कि बालकाः दुग्धम पिबति, बालकाः दुग्धम पिबति, बालकाः दुग्धम पिबति। यहाँ पे जो है पिबति जो है वो एक वचन है, यहाँ पर ये एक वचन है, और बालकाः यहाँ पर बहुवचन है। बहुवचन का कर्ता है और एक वचन की यहाँ पर क्रिया है, तो ये अशुद्ध प्रयोग है। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाषा में, यहाँ पे वाक्य में अशुद्धि है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बालकाः दुग्धम पिबति होगा। यहाँ पे क्रिया जो है वो एक वचन की है, तो इसकी जगह पर एक वचन के कर्ता का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर बालका हो जाएगा। ये शुद्ध रूप है, तो बालका यहाँ पर शुद्ध रूप हुआ और ये भी एक वचन है, इसलिए ये वाक्य सही है। तो भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों से होता है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भाषा के जो है व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, 3 अंग हैं, जिसमें है पहला यहाँ पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो इन 3 अंगों का जो है व्याकरण में अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्ण, उसके भेद और उसका उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। और शब्द विचार के अंतर्गत व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, शब्द की रचना, उनका शुद्ध रूप आदि का उल्लेख किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना के नियम, वाक्य के शुद्ध रूप का ज्ञान, कर्ता, क्रिया, अनुवृत्ति आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों से होता है, और इसी आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब अभ्यास कार्य करेंगे। ये यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर उत्तर 1, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है कहानी सुनाना उदाहरण है। ये इसमें 2 विकल्प दिया गया है, मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। तो कहानी सुनाना उदाहरण है मौखिक भाषा का, तो यहाँ पे क में उत्तर खाली जगह में लिखना है मौखिक भाषा का।
कहानी सुनाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। और ख है भाषण देना, उदाहरण है लिखित भाषा का और मौखिक भाषा का। तो भाषण देना उसमें बोला जाता है, इसलिए ये जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का। और अब ग वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। व्याकरण के अंग हैं 3 और 4, 2 विकल्प दिया गया है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के 3 अंग हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 को खाली स्थान पे लिखेंगे। और घ है भाषा के रूप हैं, 3 हैं या 2। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पर 2 सही विकल्प है। और अंग में लेख लिखना उदाहरण है मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। यहाँ पे लेख लिखना, लिखने का कार्य लिखित भाषा में होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा लिखित भाषा। विकल्प जो है लिखित भाषा का यहाँ पर लिखना है। ये लिखित भाषा का उदाहरण है। और अब है प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क है किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को कहते हैं। तो भाषा का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरना है व्याकरण। तो यहाँ पर व्याकरण भरा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है इसका, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो विचारों का आदान प्रदान हम लोग भाषा के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में भाषा भरेंगे। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और ग है संस्कृत भाषा की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो खाली जगह में देवनागरी भरना है। ये सभी प्रश्न किताब में ही करना है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, खाली उत्तर भरना है। घ पत्र लिखना भाषा का उदाहरण है। तो यहाँ पे लिखने का कार्य हो रहा है, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। यहाँ पे लिखित आएगा। और अब इसमें प्रश्न 3 दिया है, निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे बहुत सारे अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, उसको शुद्ध करके लिखना है खाली स्थान में। तो इसको हम लोग करेंगे। उत्तर 3 में जो क में दिया हुआ है विद्यालय लिखा है। तो क में विद्यालय को जो है विद्यालय लिखना है। तो क में खाली स्थान में विद्यालय हो जाएगा। और अब है सूर्योदय। यहाँ पे ह्रस्व उ का प्रयोग किया गया है, यहाँ दीर्घ उ होगा, सूर्योदय। ग है महर्षि लिखा है, महर्षि नहीं होता है, महर्षि होता है, महर्षि। और फिर है कार्यक्रम। क्रिम की जगह पे र की मात्रा का प्रयोग होगा, कार्यक्रम, कार्यक्रम। और अब है अंग वाला। इसमें जो है ऐतिहासिक लिखा हुआ है, इसे ऐतिहासिक लिखते हैं, ऐतिहासिक। और च में दर्शन लिखा है, तो दर्शन लिखते हैं। दर्शन मतलब देखने का कार्य करना। और छ है राष्ट्र, राष्ट्र। तो ये राष्ट्र होता है। और अब है रामायण। रामायण में न की जगह पे ड़ का प्रयोग करेंगे, रामायण। तो ये था अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप। और अब यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, जिसमें लिखा है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं। तो यहाँ पर उत्तर 4 हो जाएगा। और इसका क है भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है भाषा की परिभाषा लिखना है। जब भी पूछा जाए कि भाषा
किसे कहते हैं, तो उसमें जो है भाषा की परिभाषा लिखी जाती है। चाहे भाषा की परिभाषा पूछा जाए तो भी वही लिखना है। और तो यहाँ पर भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान के, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। और इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा है, भाषा के कितने रूप हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। यहाँ पर पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो ये रहा चौथे प्रश्न का चौथे प्रश्न का उत्तर। इसमें क ख नहीं है। तो अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे, लिपि किसे कहते हैं और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम लिखिए। तो इसमें जो है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, ये हम लोग पाठ के समय पढ़े हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, उत्तर 5। लिपि का जो है यहाँ पर भाषा के व्यवस्थित किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। संस्कृत की लिपि का नाम, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इस तरह से यहाँ पे 5वें प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठे प्रश्न में लिखा है कि हम व्याकरण क्यों सीखते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण हमें क्या सिखाता है, तो व्याकरण वह शास्त्र है उत्तर 6। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखने के लिए व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से
बोलना और शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो इस तरह से व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। और दूसरे शब्दों में शब्दों की बनावट, रचना व उनके प्रयोग की विधि भी व्याकरण ही सिखाता है। तो इस तरह से ये सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण हमें ये सिखाता है। और अब हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है वर्ण। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पाठ 2 वर्ण। वर्ण के अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पाठ 2 वर्ण। वर्ण जो है मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि सीता पाठम पठति, सीता पाठ पढ़ती है। इस वाक्य में 3 पद हैं, सीता, पाठम और पठति। प्रत्येक पद में निम्नलिखित वर्ण हैं। जैसे कि सीता में हर एक जो सीता शब्द है उसमें स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं। तो सीता का हम यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि स में दीर्घ ई और त में आ। त में आप स्वर लगाएंगे तो यहाँ पे स और ई मिलकर सी, त और आ मिलकर ता। तो ये जो है इसमें सीता पद में यहाँ पर इतने सारे स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, लेकिन इसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, च, प आदि। तो वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जो है वर्ण के 2 भेद हैं। तो यहाँ पर वर्ण के भेद, स्वर, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन ये वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर जो कि बिना किसी, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। ये 13 स्वर हैं। और मात्रा काल कहते हैं स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। इसी आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। तो स्वर के भेद जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 स्वर के भेद होते हैं। और ह्रस्व स्वर जो है वो अ, ई, उ, री अन्य स्वरों की अपेक्षा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 1-2 मात्रा का समय लगा है। तो इसमें जो है ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो और प्लुत स्वर जो है जैसा कि ओम का उच्चारण होता है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, इसलिए जो है इसे प्लुत स्वर कहते हैं।
तो यहाँ पर मात्रा के समय के आधार पर जो है इसको बांटा गया है। ह्रस्व स्वर जिसको छोटा अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ बोलते हैं, और दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई। तो यहाँ पे अब व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो है जैसे क, ख, ग, घ आदि, इन सभी व्यंजनों में अ मिला है। व्यंजन का मूल रूप है क, ख आदि। और व्यंजन के भेद ये स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से जो है ये 5 वर्ग हैं और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के अंदर किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है क्योंकि 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5 व्यंजन हैं। और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक, क से म तक होते हैं। और जो अंतःस्थ होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, तो ये जो है ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो और इसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है श, स, स, ह, श, श, स, ह, तो ये जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। और सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष, संयुक्त व्यंजन जो है इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, त्र, क्ष, त्र, ज्ञ, और इसको जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और अब है अयोगवाह। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ मुख्य ध्वनियाँ हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो इसमें जो है विसर्ग होता है। तो विसर्ग के लिए 2 बिंदु लगाते हैं। अयोगवाह, इसमें विसर्ग के लिए 2 बिंदु लगाते हैं और ह की तरह इसका उच्चारण होता है। अनुस्वार जिसमें कि बिंदु लगाते हैं। अनुनासिक जिसमें कि चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो जैसे कि अंत, चांद और अतः, ये इस तरह के शब्द बनते हैं। तो ये जो है इस पाठ में अयोगवाह, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग बताया गया है। और वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। यहाँ पे पूरी तालिका बनी हुई है। और इसमें कंठ कहते हैं गले को, तालु कहते हैं मुख के अंदर ऊपर के भाग को तालु कहते हैं। मूर्धा कहते हैं ऊपर का गले के पास का जो हिस्सा होता है उसे मूर्धा कहते हैं। दंत मतलब दांत होता है। नासिका मतलब नाक होती है। कंठ तालु 2 जगह से जब यहाँ पर उच्चारण हो। कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं होठ को, और दंतोष्ठ मतलब दांत और होठ दोनों का जब प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किसका उच्चारण कहाँ पर होता है ये लिखा हुआ है। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है।
ई च छ ज झ इया य श का उच्चारण तालु से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह से उच्चारण होता है। मूर्धा में री री ट ठ ड ढ ड़ र श है, और दंत में रि त थ द ध न और ल और स है। ओष्ठ में उ ऊ प फ ब भ म है, और नासिका से उच्चारण यह अंग इया ड़ न म है। कंठ तालु से ए है, कंठोष्ठ से ओ औ है, दंतोष्ठ से व है। तो इस तरह से भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।